क्या आपको पता है आज से करीब 5000 वर्ष पहले लोग व्यापार भी करते थे, पशुओं को भी पालते थे, साथ ही साथ खेती भी करते थे? अथवा क्या आपको ये पता है कि आज से करीब 5000 वर्ष पूर्व समाज में पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं का महत्व दिया जाता था? क्या आपको पता है कि 5000 वर्ष पूर्व के शहरों में जो भी घर बने थे उसमें स्नानागार होता था? स्नान घर यानी कि बाथरूम, ठीक है? तो सभ्यता तो काफ़ी पुरानी थी। 5000 वर्ष पहले, लेकिन उनके रहने-सहने का तरीका आज के शहरों से कम नहीं था। जी हाँ, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है? काफ़ी पुरानी सभ्यता, लेकिन रहन-सहन का तरीका काफ़ी नया। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के खोज के बारे में पढ़ा है और साथ ही साथ अनेक तथ्यों को भी हम लोगों ने देखा है जो कि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के गृह स्थापत्य के बारे में, यानी कि नगर का बनावट कैसा था, उनके घरों का बनावट कैसा था, उनके अर्थव्यवस्था के बारे में, यानी कि वो लोग पशुपालन करते थे, कृषि करते थे, व्यापार करते थे या नहीं करते थे, इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे, ठीक है? उनकी समाज और संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक? समाज और संस्कृति का अर्थ आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है? और प्लस में हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख केंद्र हैं, जो भारत और पाकिस्तान में पाए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका खोज किसने किया, कब किया, उनकी क्या विशेषता है। तो चलिए शुरू करते हैं गृह स्थापत्य से। हड़प्पा सभ्यता के गृह स्थापत्य। गृह स्थापत्य का मतलब मैंने बता दिया, ठीक है? तो हड़प्पा सभ्यता के कोई भी नगर था वो दो भागों में बटा हुआ था। कोई भी नगर दो भागों में बटा हुआ था। नगर दो भागों में, ठीक है? तो दो भागों में क्यों बटा हुआ था, वे कौन कौन से भाग थे? तो दो भाग थे वे। पहला नंबर भाग है पश्चिमी भाग और वहीं दूसरा था पूर्वी भाग, ठीक है? पश्चिमी भाग में क्या होता था, पश्चिमी भाग में उनका दुर्ग बसा हुआ था, यानी अगर मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता में कोई राजा अगर रहता होगा, ऐसा तो माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में राजतंत्र ही था। अगर राजतंत्र था तो पश्चिमी साइड में दुर्ग बना हुआ था, ठीक है? और पूर्वी साइड में क्या था, पूर्वी भाग में नगर, जिसमें आम लोग रहा करते थे, और दुर्ग में कौन रहता था, राजा लोग या फिर बड़े लोग रहते थे। और पूर्वी भाग में कौन लोग रहते थे, आम लोग, जो कि आम लोगों का आवास बना हुआ था, वो नगर बना हुआ था। ऐसा क्यों था, पश्चिमी भाग में ही दुर्ग क्यों था, इस प्रश्न पर विचार किया जाए। हड़प्पा सभ्यता में करीब 1400 केंद्र मिले हैं, यानी कि 1400 छोटे बड़े नगर मिले हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता में स्थित हैं, ठीक है? तो लगभग देखा जाता है कि सारे नगर दो भागों में बटे हुए हैं, एक है पश्चिमी साइड, एक है पूर्वी साइड। पश्चिमी साइड में दुर्ग बसा हुआ है, पूर्वी साइड में नगर बसा हुआ है। तो ऐसा क्यों है? क्या आप लोगों को पता है कि सूरज किस साइड से उगता है? सूरज पूरब से उगता है। तो अगर पश्चिमी भाग में दुर्ग है, और दुर्ग हमेशा ऊंचा होता था, दुर्ग ऊंचा होता था, ठीक है? और पूर्वी भागीय नगर मतलब समतल नीचे होता था इससे, ठीक है? तो दुर्ग ऊंचा है, मान लो अगर पूर्वी भाग में ही दुर्ग बन जाए, तो जब सूरज उगेगा सुबह में, ठीक है? तो ऊंचाई वाला स्थान का परछाई पड़ जाएगा नीचे, ठीक है, नगरों पर। इसीलिए क्या किया गया, दुर्गों को पश्चिम में बनाया गया, जिससे कि सुबह में जब सूरज निकले तो नगरों पर भी प्रकाश पड़े और प्लस दुर्ग पर भी। ऐसा हम लोग समझ सकते हैं कि पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग, और याद भी इससे जल्दी हो जाएगा, ठीक है? नगर दो भागों में बटे थे। नगर ग्रिड पद्धति में बने हुए थे, सड़कें ग्रिड पद्धति में बनी थी। सड़कें, और सड़कों के साथ साथ क्या बनी हुई थी, सड़कों के बगल बगल में, जैसे आजकल भी सड़कों के बगल में नालियां रहती थी, उस टाइम भी सड़कों के बगल में नालियां रहती थी। सड़कें और नालियां ग्रिड पद्धति में, ग्रिड पद्धति में, ठीक है? सड़कें और नालियां ग्रिड पद्धति में। ग्रिड पद्धति का अर्थ होता है कि मतलब संपूर्ण रेक्टेंगल पर एक दूसरे को डिवाइड किए, ऐसे ऐसे, ये हुआ ग्रिड पद्धति। तो नगर आप लोग देख रहे हैं कि नियोजित था, क्योंकि अगर नगर नियोजित नहीं हो तो ग्रिड पद्धति पर नहीं बनेगा। एक अनियोजित शहर कैसा होता है, एक ऐसे रास्ता जा रहा है, इधर से कोई ऐसे निकल गया, कोई ऐसे निकल गया रास्ता, कोई ऐसे, ठीक है? और वहीं एक नियोजित यानी प्लानेट सिटी कैसा होता है, उसमें एक सीधा रास्ता जाता है, उसमें ऐसे ऐसे क्रॉसिंग रहता है एकदम 90 डिग्री पर। तो ये नियोजित नगर का उदाहरण हो सकता है, ठीक है? तो हड़प्पा सभ्यता के नगर क्या थे, नियोजित नगर थे। हड़प्पा सभ्यता के नगर क्या थे, नियोजित थे। इसका सबूत बताता है ये ग्रिड पद्धति, क्योंकि सड़क और नालियां एक दूसरे को क्रॉस करते थे 90 डिग्री पर एकदम, यानी कि पहले सड़क और नालियां बना दी गई, फिर वहां पर ऐसे ऐसे घर बना दिए, ये घर, ऐसे घर बना दिए, ठीक है? और घरों में लोगों को फिर आवास के लिए बुलाया गया। पहले नगर बसाए गए थे, ठीक है, नियोजित नगर, ठीक? सड़कें और नालियां ग्रिड पद्धति में, ठीक है? हड़प्पा सभ्यता के लोग माना जाता है कि वो लोग एकांतवास में रहना पसंद करते थे, ठीक है? तो इनकी खिड़कियां जो थी,
खिड़कियां अंदर की ओर थी। एकांतवास को महत्व देते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग एकांतवास को महत्व देते थे ज्यादा। ठीक है, इसका पता कैसे चलता है? क्योंकि खिड़कियां जो थी सड़क की ओर न खुलकर अंदर की ओर खुलती थी। ठीक है, घर के बीच में आंगन। आजकल के भी जो पुराने घर हम लोग देखेंगे तो कैसा बना होता है? बीच में एक आंगन रहता है और चारों बगल से रूम्स घर वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो घर के बीच में आंगन, उस साइड भी ऐसे ही घर बनता था। ठीक है, घर के बीच में आंगन। ईंटों से बने फर्श, का स्नानागार, स्नान घर लिखते हैं, स्नानागार का तो स्नान घर। ठीक है, ईंटों से बने फर्श का स्नान घर भी था। ठीक है, इतना सब कुछ हो गया। और दरवाजे भी अंदर की तरफ ही ज्यादातर खुलते थे, एक रास्ता रहता था अपना बाहर निकलने के लिए। इतना सब कुछ हड़प्पा सभ्यता के गृह स्थापत्य के बारे में है। तो इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के बारे में, यानी वो लोग जीवन यापन करने के लिए खाने पीने का व्यवस्था कैसे करते थे, रहते थे कैसे, या फिर व्यापार करते थे या नहीं करते थे, इन सब प्रश्नों पर हम लोग विचार करेंगे। तो चलिए अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था। तो हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्यतः 4 चीजों पर निर्भर थी: कृषि, पशुपालन, व्यापार तथा उद्योग। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था किन चीजों पर निर्भर थी? तो कृषि, एक नंबर क्या हो गया? अर्थव्यवस्था, एक नंबर कृषि, 2 नंबर पशुपालन, 3 नंबर व्यापार, 4 नंबर उद्योग। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि में क्या क्या करते थे, यानी कृषि मुख्यतः मुख्य फसल क्या क्या थे? मुख्य फसल, ये क्वेश्चन हर बार आता है, 2 नंबर में भी आता है और ऑब्जेक्टिव में भी आता है। जौ और गेहूं, जौ गेहूं यहाँ के मुख्य फसल थे। ठीक है, कपास, कपास आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि विश्व में पहली बार कपास की खेती किसने प्रारंभ की? तो वो लोग कौन थे? हड़प्पा वाले थे। ठीक है, विश्व में पहली बार कपास की खेती कौन शुरू किए? हड़प्पा वाले, विश्व में पहली बार, पहली बार। और बात करें थोड़े बहुत फसलों की जो मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से, तो उसमें चावल भी आ जाता है। इसका साक्ष्य हमें कहां से मिला है? लोथल नामक जगह से। चावल का साक्ष्य कहां से मिला है? लोथल नामक जगह से। लेकिन सबसे मुख्य फसल क्या था? जौ और गेहूं, ये चीज हम लोग याद रखेंगे। विश्व में पहली बार कपास की खेती किसने प्रारंभ की? तो हड़प्पा वालों ने विश्व में पहली बार कपास की खेती प्रारंभ की। ठीक है, पशुपालन, पशु, इनके मुख्य पशु, सबसे ज्यादा मुख्य पशु था तो कुबड़ वाला सांड, कुबड़दार सांड। ठीक है, मुख्य पशु। इसके अलावा वृषभ यानी कि बैल भी रखते थे ये लोग। ठीक है, ये सब इनके पशु थे। पशु क्यों रखे गए थे? तो कृषि में मदद के लिए पशु रखे गए। ठीक है, इससे यह जुड़ा हुआ दिख रहा है हम लोग को। कृषि करना है तो कृषि कैसे करेंगे वे लोग? ठीक है, तो हथियार तो कांस्य के होते थे, क्योंकि ये क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता, यानी कि लोहे की जानकारी तो हड़प्पा वालों को नहीं थी, लेकिन कांस्य की जानकारी थी। तो हड़प्पा वाले क्या करते थे? कांस्य के हथियारों से खेती करते थे, लेकिन बहुत ज्यादा खेती करने में वे लोग सक्षम नहीं थे, तो वे लोग पशुओं का सहारा भी लेते थे। कुबड़दार सांड हो गया, इसकी तो पूजा भी करते थे ये लोग। वृषभ हो गया, इन सब चीजों के द्वारा वे लोग पशुपालन भी करते थे, खेती कर लेते थे। ठीक है, व्यापार करते थे। इनके पास से कांस्य था। ठीक है, तो ये लोग चमकदार पत्थर भी मंगाते थे, कुछ चीजें आयात निर्यात भी करते थे, तो ये लोग व्यापार करते थे। व्यापार कैसे, क्यों व्यापार करते थे या नहीं, हम लोग को कैसे पता चला? ठीक है, तो पता चलने का कारण यह है कि ये लोग मुहरों का इस्तेमाल करते थे। मुहर जो कि सेल खड़ी जो स्लेट होता है ना, स्लेट जिस पर लिखते हैं बचपन में क ख ग घ, वही वाला सेल खड़ी के ये लोग मुहरे बनाते थे। और इनके मुहर मेसोपोटामिया, जो कि हड़प्पा के साथ साथ ही चल रहा था उस समय, ठीक है, तो वहां से मिले हैं। ठीक है, तो व्यापार मेसोपोटामिया से मुहरे मिले हैं। मुहरे, ये मुहरे कहाँ के थे? हड़प्पा के थे। और मुहरे किस चीज की बनी थी? सेल खड़ी की। ठीक है, और व्यापार का एक और तरीका था वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि कुछ दे दो और कुछ ले लो, वस्तु विनिमय।
मान लो कि एक आदमी ने कपास की खेती की है तो और दूसरे आदमी ने जौ की खेती की है, तो पहले की जरूरत है कि जौ हमने ज्यादा उगा लिया और उसने कपास ज्यादा उगा लिया, तो उसको खाने के लिए क्या चाहिए, जौ और गेहूं चाहिए, तो ये जौ और गेहूं दे देगा और इसको बदले में कपास चाहिए कपड़े वगैरह के लिए, कपास ये ले लेगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली हड़प्पा सभ्यता में मौजूद थी और थोड़े बहुत मुहूर्त का उपयोग भी होता था। ठीक है, उद्योग हड़प्पा सभ्यता के लोग कांस्य कांस्य का उपयोग करते थे, तो उद्योग भी रहा ही होगा। ठीक है, मनके मतलब समझते हैं, वो घड़ा टाइप का नहीं रहता है, थोड़ा लंबा रहता है, ऐसे ऐसा कुछ रहता है, तो यही होता है मनके। मनके बनाने का केंद्र, इसी के साथ ये भी पढ़ लीजिए। मनके बनाने का केंद्र कहाँ था, तो चनहुदड़ो नामक जगह पर। इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, चिंता नहीं करना। चनहुदड़ो, ठीक है, मनके और मनका। ठीक है, उद्योग क्या क्या चीज का था, कांस्य और मनके का व्यापार कैसे करते थे, तो मेसोपोटामिया में मुहरे में, यानी कि मेसोपोटामिया बहुत दूर आज की इटली में है। ठीक है, तो वहां पे व्यापार होता था। और मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पा वालों को क्या कहते थे, मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पा वालों को क्या कहते थे, हड़प्पा को हड़प्पा को मेलुहा कहते थे, मेलुहा कहते थे। मेसोपोटामिया वासी क्या कहते थे कि हम लोग मेलुहा जा रहे हैं व्यापार करने, वहां से क्या लाएंगे, मेलुहा से क्या लाएंगे, मनके लाएंगे, कांसे के सामान लाएंगे। ठीक है, इस तरह से करते थे। ठीक ठीक है, तो ये हो गई हमारे अर्थव्यवस्था के बारे में। अब हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, हड़प्पा सभ्यता की सांस्कृतिक जीवन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और हड़प्पा सभ्यता में समाधान की विधियां, तीनों विधियां मौजूद थी। समाधान का अर्थ ये हुआ कि कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम लोग उसका अंतिम संस्कार किस टाइप से करते हैं, वही हो गया समाधान। समाधान की तीनों विधियां मौजूद थी। आज प्रमुख रूप से दो विधियों का चलन है, ठीक है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में तीनों विधियां मौजूद थी। तो हड़प्पा सभ्यता की पहली विधि क्या थी, समाधान की पहली विधि पूर्ण समाधान। ठीक है, पूर्ण समाधान में क्या होता था कि आदमी जब मर जाता है तो उसको ले जाके दफना दिया जाता था। ठीक है, मिट्टी कोड़कर उसमें दफना दिया जाता था। ठीक है, आंशिक समाधान, आंशिक समाधान ये मिक्स टाइप से होता था, यानी कि पूर्ण समाधान भी होता था और दाह संस्कार यानी कि जलाया भी जाता था। इसमें कुछ कुछ जलाया जाता था और कुछ कुछ दफनाया जाता था, इस टाइप से होता था आंशिक समाधान, जो आज बिल्कुल चलन में नहीं है। ठीक है, और एक होता था दाह संस्कार। दाह संस्कार में लोगों को जलाया जाता था। ठीक है, तो समाधान की तीनों विधियां हड़प्पा सभ्यता में मौजूद थी। कब्रिस्तान अंडाकार भी थे, कहीं चौकोर भी थे, कहीं गोल भी थे। ठीक है, इस टाइप से सब कुछ था। कहीं कहीं हड़प्पा सभ्यता के लोग मरे हैं तो अपने साथ धन भी उसमें रखा गया, उन लोगों को लगता था कि मरने के बाद लोग इनका उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें मौजूद थी, अंधविश्वास भी था। तो इसको हो गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के मुख्य केंद्र के बारे में। उसके 6-7 मुख्य केंद्र है और उसके जो नाम है उसके खोज करता है, प्लस कब खोज हुई, उसकी क्या विशेषता है, ट्रिक से याद कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति और उनकी सामाजिक स्थिति के बारे में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक स्थिति कैसी थी, तो जैसे कि मैंने वीडियो में पहले ही बताया था कि हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता था, उनको पुरुषों के बराबर अधिकार दिया जाता था। हड़प्पा सभ्यता का समाज क्या था, मातृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक। ठीक है, यानी पहले घर का मुखिया माता हुआ करती थी, यानी स्त्री हुआ करती थी। आज के काल में घर में जो मुख्य फैसले हो लेते हैं वो पुरुष प्रधान होता है, तो उसे पितृसत्तात्मक कहा जा सकता है। ठीक है, तो मातृसत्तात्मक था। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, और स्त्रियों स्त्रियां घर का काम ही करते थे। स्त्रियां घर के काम ही करते थे, लेकिन उनके लिए पर्दा प्रथा वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था। ठीक है, स्त्रियों की स्थिति हड़प्पा सभ्यता में आज से कहीं अच्छा ही माना जा सकता है। ठीक है, और फिर हड़प्पा सभ्यता के लोग देवता की पूजा भी करते थे, देवता के पूजा भी करते थे। और देवता किन किन को मानते थे, तो सबसे पहले पशुओं को पूजा करते थे। ठीक है, लिंग पूजा करते थे। लिंग से भगवान शिव का भी पूजा होता था, तो इसमें शिव भी अलग से लिख देते हैं, शिव उपासना ऐसे लिख देते हैं। ठीक है,
भगवान शिव की भी पूजा करते थे। और एक भगवान मिले हैं पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ, ठीक है। इस टाइप से पूजा करते थे। प्रकृति की पूजा करते थे, ठीक। प्रकृति यानी कि पेड़ पौधों को पूजा कर लिया, पशु को पूजा कर लिया, ठीक है। देवी उपासना करते थे, देवी उपासना। और अलग से बोले तो हड़प्पा सभ्यता के लोग भूत प्रेत में भी विश्वास करते थे, क्योंकि कहीं कहीं कंकालों में हम लोगों को ताबीज भी मिला है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई के समय ताबीज भी मिला है, यानी कि भूत प्रेतों के डर से वे लोग ताबीज भी पहना करते थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता 5000 पहले था, लेकिन स्थिति कुछ न कुछ ऐसी ही थी। आज भी हम लोग मतलब ये सब चीजें करते ही है, ठीक है। और भूत प्रेत में भी मानने वाले मानते ही है क्या, तो देवता की पूजा करते ही थे। तो ये थी हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन, ठीक है। तो सामाजिक जीवन इस टाइप से था। मातृसत्तात्मक स्त्रियों का स्त्रियां घर का काम करती थी, खेती में हाथ वाथ बढ़ाती थी, उद्योग में थोड़ा बहुत सहायता करते थे, ठीक है। पर्दा प्रथा नहीं था, नहीं, ठीक है। देवता यानी कि वे लोग पूजा पाठ भी करते थे। तो देवता किन किन को मानते थे, पशुओं को, लिंग पूजा करते थे। लिंग पूजा सर्वप्रथम इन्होंने ही शुरू किया था विश्व में, सर्वप्रथम, ठीक है। आज बहुत जगह होता है दुनिया में, लेकिन सर्वप्रथम हड़प्पावासी ने ही शुरू किया था। तो लिंग पूजा सर्वप्रथम हुआ। शिव उपासना, पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ की एक मूर्ति भी मिली है, मूर्ति मिली है, वो बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। प्रकृति की पूजा करते थे, देवी उपासना करते थे, ठीक है। तंत्र मंत्र में विश्वास रखते थे, ठीक है। भूत प्रेत में विश्वास रखते थे, लिख भी देते हैं। तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, ये सब में विश्वास रखते थे हड़प्पावासी, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक स्थिति है। तो चलिए अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के जो भी प्रमुख केंद्र है उनको मानचित्र पे देख लेते हैं, भारत मैप पर देख लेते हैं। मैप से क्या होगा कि चीजों को याद रखने में आसानी होगी और हमें ज्यादा दिन तक ये याद रहेगा। तो हड़प्पा सभ्यता मिलनी इसी पार्ट में है जो है, और ये हो गया पाकिस्तान का एरिया, ठीक है। तो इसमें ही हड़प्पा सभ्यता के हम लोग 6-7 जो मुख्य केंद्र हैं उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आता है हड़प्पा, ये हो गया हमारा हड़प्पा, ठीक है। यहाँ पे आता है मोहनजोदड़ो, यहाँ हो जाएगा अपना चनहुदड़ो, ठीक है। ये तीनों पाकिस्तान के क्षेत्र हो गया, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चनहुदड़ो हो गया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ये क्या हो गया, इधर क्या है, अरब सागर, ठीक है। वे ऑफ बंगाल उधर है इधर, ठीक है। तो यहाँ आते हैं, ये अरब सागर के तट पर एक नगर स्थित है, हड़प्पा सभ्यता का एक पॉइंट स्थित है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लोथल, ठीक है। लोथल के थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो एक है यहाँ पे धौलावीरा, ठीक है। ये दोनों गुजरात में हो गया, ठीक है। दिख रहा है ये क्या, कौन सा स्टेट है इंडिया का, गुजरात। तो गुजरात में क्या क्या है, लोथल और धौलावीरा। और गुजरात के हल्का ऊपर चलते हैं तो कौन सा स्टेट आता है, राजस्थान। राजस्थान में क्या है, कालीबंगा, कालीबंगा। और 2000 ईस्वी पूर्व में ईस्वी पूर्व में ईस्वी 2000 ईस्वी में एक और नगर का खोज हुआ था, जिसके बाद पता चला कि वह नगर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, तो उसका नाम है राखीगढ़ी। लोकेशन देख के पता चल रहा होगा ये कहाँ का है, तो ये हरियाणा का है। हरियाणा का राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। तो हम लोग इन नगरों का लोकेशन देख लिया, अब इन नगरों के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि इनकी खोज कितने की कब की गई तथा यहाँ पर क्या क्या साक्ष्य, प्रमुख साक्ष्य मिले हैं। तो इन नगरों को हम लोग अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला नगर हमारा कौन सा था, तो हमारा सबसे पहला नगर था हड़प्पा, हड़प्पा। हड़प्पा की खोज कब हुई, तो हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, रावी नदी, ठीक है। इसको हटा देते हैं, दहेजू बिहार लिखा है, इसको सब्सक्राइब करना है इसलिए लिख देते हैं, हटा दिए, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो 1921 हो गया, रावी नदी के किनारे हो गया। और खोज किसने की, तो दयाराम साहनी, और इन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, दयाराम साहनी।
खोजकर्ता और जगह का नाम याद करने का ट्रिक भी है, हम आपको ट्रिक ये सब चार्ट पहले पूरा हो जाए तब ट्रिक बता देंगे, ठीक है, तो इजीली समझ में आ जाएगा। हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने, और हड़प्पा के प्रमुख साक्ष्य कौन कौन से हैं? साक्ष्य हड़प्पा में प्रमुख साक्ष्य मिले नृत्य रथ, पत्थर की मूर्ति, यहाँ पर मिला, और मुहरे मुहरे भी मिले, और क्या मिला? स्त्री गर्भ से निकलता पीपल का पौधा, स्त्री गर्भ से निकलता पीपल। तो साक्ष्य में ये सब चीजें मिल गई थी हड़प्पा में, ठीक है। इसके बाद आता है सबसे मेन शहर, उसका नाम है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की खोज होती है हड़प्पा के 1 साल बाद 1922 में, और ये है सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, और इसके खोज करता थे राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? ये बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए बता रहे हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, ठीक है। ये किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा, ठीक है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है, ठीक है। यहाँ पर मिलता है नृत्यरत कांस्य की मूर्ति। हड़प्पा में क्या मिला था? नृत्यरत पत्थर की मूर्ति, लेकिन यहाँ पर क्या मिलता है? नृत्यरत कांस्य की मूर्ति, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिलता है? स्नानागार। स्नानागार कहाँ पे मिला? तो मोहनजोदड़ो में। अन्नागार मिलता है यहाँ पे, पशुपतिनाथ की मूर्ति, मूर्ति, या फिर इसे पुरोहित राजा भी बोला जाता है, पुरोहित राजा, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो में ये सब चीजें मिली थी, नृत्यरत कांस्य की मूर्ति, स्नानागार, अन्नागार, पशुपति या फिर पुरोहित राजा की मूर्ति, ये सब चीजें हमें मोहनजोदड़ो में मिलता है। अब आता है चनहुद्रो। 1931 में इसका खोज हुआ, ठीक है। ये भी पाकिस्तान में है, जैसे मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, ठीक है। इसका खोज किए NG मजूमदार, ठीक है। चनहुद्रो का खोज किसने किया? NG मजूमदार। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह मनके बनाने का केंद्र कहा जाता है, यानी कि चनहुद्रो में खूब मनके बनते थे, ठीक है। चलिए, तो अब हमारा अगला पॉइंट है लोथल। लोथल से पहले हम लोग कालीबंगा पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि डेट्स के हिसाब से सही रहेगा। कालीबंगा, ठीक है। तो कालीबंगा की खोज होती है 1951 में, ठीक है। कालीबंगा की खोज हो गई 1951 में। किसने किया? तो अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। किस नदी के किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। तो कालीबंगा हो गया। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। काली मतलब काला, और बंगा मतलब की चूड़िया। इंग्लिश में भी चूड़ी को बैंगल बोला जाता है, तो समझ में आ जाएगा, काले रंग की चूड़िया। कालीबंगा का अर्थ क्या हो गया? काले रंग की चूड़िया, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से साक्ष्य मिले? तो यहाँ पर साक्ष्य मिलता है, भूकंप का साक्ष्य मिला, भूकंप का, शैल्य चिकित्सा का साक्ष्य मिला, ठीक है। और क्या मिला? तो दोहरी रक्षा प्राचीर, यानी कि राज्य को दो घेराव में, मतलब कि घेरा गया था दो दीवारों से। एक रक्षा प्राचीर हो गई कि नगर घेर दिया, एक से दुर्ग हो गया, और सबको एक बार और घेर दिया गया, ये सब हो गया दोहरी रक्षा प्राचीर। प्राचीर का अर्थ दीवार, ठीक है। भूकंप, शैल्य चिकित्सा, दोहरी रक्षा प्राचीर, ये सब चीजें कालीबंगा में मिली है, ठीक है। कालीबंगा में समाधान की तीनों विधियां मौजूद थी,
कालीबंगा से हल रेखा का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, लोथल, इसका खोज हुआ 1954 में। खोज करने वाले कौन थे? तो रंगनाथ राव। ठीक है, ये पड़ता है गुजरात में और भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे। इसकी विशेषता है कि यह एक बंदरगाह नगर है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर। यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले थे, थोड़ी देर पहले हम पढ़ाए थे। ठीक है, बंदरगाह नगर। साक्ष्य की बात करें तो चावल का साक्ष्य मिला, युगल समाधिया मिला। युगल समाधिया मतलब कि दो लोगों को एक साथ दफनाया जाना, यह होता है युगल समाधिया। ठीक है, चावल का साक्ष्य मिला, युगल समाधिया मिला। शैल चिकित्सा का भी साक्ष्य मिला था, शैल चिकित्सा, अग्निकुंड। ठीक है, इतना सब चीज लोथल में मिला है। ठीक है, तो लोथल के बाद क्या आता है? धौलावीरा। ठीक है, तो धौलावीरा की खोज होता है 1968 में। इसका खोज करने वाले थे जगतपति जोशी। और धौलावीरा कच्छ गुजरात में है। गुजरात का सबसे बड़ा जिला भी कच्छ है। कच्छ रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो उधर धौलावीरा मिला है। ठीक है, और धौलावीरा की सबसे बड़ी विशेषता जो कि आजकल क्वेश्चन में आ सकते हैं, यह भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो धौलावीरा है। ठीक है, और धौलावीरा से साक्ष्य की बात करें तो कुछ साक्ष्य, खास साक्ष्य के बारे में जानकारी नहीं मिलती है धौलावीरा से। बस इतना बता सकते हैं कि धौलावीरा में जो क्षेत्र था धौलावीरा के 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थान है जो कि 3 भागों में बटा हुआ था। 3 भाग कौन कौन से? 3 भागों में बटा हुआ था। तीन भाग कौन कौन थे? तो एक तो हो गया पश्चिमी भाग, पश्चिमी नगर, मध्य नगर तथा पूर्वी भाग। यही मध्य वाला एक आखिरी बाद में जुड़ जाता है, जिससे 3 भाग हो गया धौलावीरा का। ठीक है, हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम शाह ने। तो गांव के जो जमींदार साहब थे, बिना दया के गरीबों के जमीन हड़प लिए। ठीक है, जमींदार साहब बिना दया के गरीबों के जमीन हड़प लिए। तो हड़प्पा हड़प लिए और दयाराम मतलब बिना दया के हड़प लिए। ठीक है, राखल दास बनर्जी हो गए मोहनजोदड़ो के। ठीक है, तो मोह न राख हमसे प्रिय। ठीक है, लिख देते हैं, मोह न राख हमसे प्रिय। ठीक है, तो मोह से हो गया मोहनजोदड़ो और राख से हो गया राखलदास बनर्जी। ठीक है, इसका हो गया था बिना दया के हड़प लिया। ठीक है, चनहुदड़ो के कौन हो गए? मजूमदार। तो चूहा दौड़ा मदारी में। चूहा दौड़ा मदारी में, इमरान खान घूमते हैं 3 चकवा गाड़ी में। तो चूहा से हो गया चनहुदड़ो और मदारी से क्या हो गया? मजूमदार। ठीक है, कालीबंगा का खोज किसने? अमलानंद घोष। तो काली हो गया, अमला से अंबे, तो काली अंबे।
काली अम्बे, दोनों माताओं का नाम है काली अम्बे, अम्बे माता और काली माता, ऐसे है ना। तो काली और अम्बे, तो काली अम्बे, तो कालीबंगा की खोज किसने कर दी? अमलानंद खोज ने। लोथल, इसमें से थ हटा दिया जाए, लोथल, तो क्या बचता है? लोल, ठीक है। और रंगनाथ में से रंग हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? नाथ, ठीक है। तो लोल नाथ। आपके क्लास में कोई ऐसा होगा जो कि दिन भर चोखा के जैसे क्लास में बैठा रहता होगा, कुछ काम न धंधा, और क्लास से बाहर भी नहीं निकलता होगा, सिर्फ वहीं पे बैठा होगा, एकदम जैसे चोखा नहीं होता है, लिट्टी चोखा वाला चोखा, तो उसी तरह बैठ जाता होगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? लोलनाथ। आपके भी फ्रेंड में कोई ऐसा हो तो नाम रख देना लोलनाथ, ठीक है। तो लोल से हो गया लोथल और नाथ से हो गया रंगनाथ राव, ठीक है। धौलावीरा का हो गया जगतपति जोशी। तो धौला यानी कि धूल, जगतपति यानी कि ईश्वर, तो ईश्वर के सामने हम लोग क्या है? धूल बराबर। तो जगतपति के सामने, जगतपति यानी कि जगत का पति कौन होता है? ईश्वर। जगतपति के सामने, सामने हम धूल बराबर, ईश्वर के सामने हम क्या है? धूल बराबर। तो जगतपति खोज किसने किया? धूल यानी कि धौलावीरा का, ठीक है। राखीगढ़ी का अमरेंद्रनाथ। आपको पहले वीडियो में बताया राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा, भारत नहीं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल है, ठीक है। 1998 के पहले माना जाता था मोहनजोदड़ो है, लेकिन 1998 में खोज हुआ, 2000 में पता चला कि राखीगढ़ी भारत नहीं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल है। तो राखीगढ़ी हो गया, अमरेंद्रनाथ हो गया। तो राखीगढ़ी सबसे बड़ा, ठीक है। और बाहुबली फिल्म देखे हैं तो अमरेंद्र बाहुबली वो भी सबसे बड़ा यानी सबसे मजबूत था, तो अमरेंद्र बाहुबली हो गया राखीगढ़ी, ठीक है। बाहुबली बड़ा, बाहुबली, बाहुबली प्लस राखीगढ़ी, दोनों क्या है? सबसे बड़ा, दोनों क्या है? सबसे बड़ा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। कैसे? हड़प्पा का खोज किसने किया? दयाराम साहनी, तो बिना दया के हड़प लिया, दयाराम साहनी और हड़प्पा, ठीक है। मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी, तो मोह न राख हमसे प्रिय, तो मोहनजोदड़ो, तो मोह से हो गया मोहनजोदड़ो और राख से हो गया राखालदास बनर्जी, ठीक है। चन्हुदड़ो एन.जी. मजूमदार, तो चूहा दौड़ा मदारी में, पाकिस्तान के पीएम घूमते हैं क्या? तीन चकवा गाड़ी में, ठीक है। तो चन्हुदड़ो, चूहा से हो गया चन्हुदड़ो और मदारी से हो गया मजूमदार, ठीक है। कालीबंगा का अमलानंद घोष, तो यही काली अम्बे, ठीक है। तो काली से हो गया कालीबंगा बंगा और अम्बे से हो गया अमलानंद घोष। लोथल, लोथल से लोल, लोथल का हम लोग क्या बनाते हैं? लोल, और रंगनाथ का बनाते थे लाल नाथ, तो लोल नाथ। वो चोखवा लड़का बताया था ना कि क्लासों में ऐसे बैठा रहता है और कुछ नहीं करता, इधर उधर नहीं बोलता जाता, तो लोलनाथ उसे बोलते हैं। तो लोलनाथ से हो गया। लोथल का खोज किसने किया? रंगनाथ राव। धौलावीरा का खोज किसने किया? जगतपति जोशी। जगतपति का अर्थ होता है ईश्वर, ईश्वर के सामने हम लोग क्या है? धूल के समान है, तो जगतपति के सामने हम लोग धूल बराबर है, इससे पता चलता है जगतपति जोशी ने किसकी खोज की? धौलावीरा की। राखीगढ़ी की खोज किसने किया? अमरेंद्र नाथ ने। राखीगढ़ी जो कि विश्व में हड़प्पा का सबसे बड़ा पूरा स्थल है, और अमरेंद्र बाहुबली कौन है? मूवीज का सबसे सुपर हीरो है, ठीक है। तो अमरेंद्र नाथ और राखीगढ़ी दोनों सबसे बड़े हैं, तो ऐसे याद होता है अमरेंद्र नाथ ने खोज किया राखीगढ़ी का, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता का अंत के बारे में दो तीन विचारधारा है। हड़प्पा का अंत, कुछ लोग कहते हैं बाढ़ से हुआ, कुछ लोग कहते हैं अकाल पड़ा, बाढ़ या सूखा भी आ जाएगा, ठीक है। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के उपजाऊ, पहले जमीन बहुत उपजाऊ थी, लेकिन बाद में या फिर सूखा पड़ गया या फिर बाढ़ पड़ गया, तो अभी भी वहां पे मरुस्थल ही पाया जाता है, ठीक है। कोई कहता है कि अकाल पड़ गया था, यानी कि उर्वरता जमीन की खत्म हो गई, जिससे अन्न नहीं उपज पाए, ठीक है। तो अकाल पड़ा और वहां की सभ्यता खत्म हो गई। या फिर कोई कहता है कि आग लग गई, ये फैक्ट थोड़ा मतलब कम माना जाता है कि एक आग लगी और पूरी सभ्यता खत्म हो गई, तो ऐसे ये कम माना जाता है। कोई कहता है विदेशी आक्रमण,
कि विदेशी लोग आए हड़प्पा सभ्यता को खत्म कर दिए, क्योंकि कुछ जो दबे हुए शव मिले हैं, हमें हड्डियां मिली हैं, तो वो हथियारों के साथ मिली है या फिर ऐसा लगता है कि वो लड़ते लड़ते मरे हैं। तो उससे कहा जा सकता है कि विदेशी आक्रमण हुआ होगा, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। और सबसे ज्यादा मायने माना जाता है यही बाढ़ या सूखा की, क्योंकि वहां पर अभी भी उतना दूर का क्षेत्र रेगिस्तान है, तो हो सकता है सूखा पड़ गया हो या फिर अकाल पड़ गया हो, उर्वरता की जमीन की खत्म हो गई, धीरे धीरे वो रेगिस्तान में बदल गया, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो यही सब फैक्ट है। कोई पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, तो 4 विचारधारा है अपना, 4-5 जो भी है, यही सब चीजें आती है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। हम लोगों ने आज पढ़ा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा चैप्टर था ये, जिसमें हम लोग पढ़े कि हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, और ये सब हड़प्पा सभ्यता के जो मेन शहर थे उनके बारे में, और उनको याद करने की ट्रिक भी पढ़ लिए, ठीक है, अंत के बारे में पढ़ लिए। और इस तरह हड़प्पा सभ्यता का अंत होता है। आप लोगों को अगर वीडियो से कुछ याद हुआ हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो डेफिनेटली लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय।